निलंबित आईएएस ऑफिसर दुर्गा शक्ति नागपाल का मामला अब सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया है। एक जनहित याचिका दायर कर दुर्गा शक्ति नागपाल के खिलाफ हुई कार्रवाई को रद्द करने की मांग की गई है। यूपी की निलंबित आईएएस दुर्गा शक्ति नागपाल का मामला अब देश की सबसे बड़ी अदालत में पहुंच गया है। आईएएस दुर्गा शक्ति के निलंबन पर आज एक पीआईएल दाखिल की गई। याचिकाकर्ता ने अपनी जनहित याचिका में कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने 29 सितंबर 2009 के अपने आदेश में सभी जिलाधिकारियों और अधिकारियों को आदेश दिया था कि मंदिर, मस्जिद, चर्च या गुरुद्वारे के नाम पर सार्वजनिक सड़कों, सार्वजनिक उद्यानों और सार्वजनिक स्थलों पर किसी तरह के अवैध निर्माण की अनुमति नहीं होगी। इस जनहित याचिका पर कल सुनवाई होने वाली है। अगर सुप्रीम कोर्ट में याचिका स्वीकार कर ली जाती है तो उत्तर प्रदेश सरकार के लिए मुश्किल होगी। आईएएस दुर्गा शक्ति के निलंबन पर जहां एक और सियासत तेज हो गई है, वहीं इस मौके को सट्टेबाज भी चूकना नहीं चाहते हैं। दुर्गा के निलंबन पर करोड़ों का सट्टा लगाए जाने की बात सामने आई है। दिल्ली, उत्तर प्रदेश और पंजाब के सट्टा बाजार में एसडीएम दुर्गा शक्ति के भविष्य पर जमकर सट्टा खेला जा रहा है। सट्टेबाजों को उम्मीद है कि यह मामला जिस तरह से तूल पकड़ रहा है, ऐसे में एसडीएम दुर्गा शक्ति के निलंबन पर कोई बड़ा उलटफेर जल्द हो सकता है। ऐसे में अगर कोई इस बात का सट्टा लगाता है कि एसडीएम दुर्गा शक्ति का निलंबन वापस होगा और उसको फिर से बहाल किया जाएगा, तो उसके वारे न्यारे हो सकते हैं। आईएएस दुर्गा शक्ति का निलंबन वापस होने पर भाव है 1 पर 10, यानी 1 रुपए लगाने पर उसे बदले में मिलेगा 10 रुपए। निलंबन वापस नहीं लेने का भाव है 8 पर 10, यानी 8 रुपए लगाने पर उसे बदले में मिलेगा 10 रुपए। आईएएस दुर्गा शक्ति का निलंबन जहां एक और यूपी की अखिलेश सरकार के लिए नाक का सवाल बन गया है, वहीं सियासी दांवपेच के बीच सट्टेबाज भी जमकर चांदी काट रहे हैं। बीजेपी ने मिशन 2014 के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। इसी के तहत उन्होंने चुनाव समिति के प्रमुख नरेंद्र मोदी को अपना पोस्टर बॉय बनाने का मन बना लिया है। आगामी आम चुनाव के लिए बीजेपी नरेंद्र मोदी को प्रोजेक्ट करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती। इसी के तहत बीजेपी मोदी को एक नए तेवर और कलेवर के साथ मिशन 2014 के रण में उतारने के लिए तैयार है। मोदी को चुनावों के मद्देनजर बीजेपी का पोस्टर बॉय बनाने की पूरी तैयारी हो चुकी है। पोस्टर में मोदी का चेहरा और कमल का चिन्ह ठीक वैसा ही होगा जैसा कि इसके पहले चुनाव प्रचार के दौरान पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का हुआ करता था। चुनावी मैदान में बीजेपी अपने नए नारे, नई सोच, नई उम्मीद को लेकर विपक्षियों से दो हाथ करती दिखेगी। बीजेपी मोदी को लेकर अपने नए पोस्टर को जल्द ही लॉन्च कर देगी। आम चुनाव के तहत इस नई सोच को लेकर बीजेपी समेत पूरे एनडीए में काफी उम्मीदें हैं। डबल पॉलिटिक्स के माहिर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव ने छोड़ा है एक और शगुफा। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले मुलायम सिंह यादव को 21 साल बाद याद आई बाबरी मस्जिद। मुलायम सिंह यादव ने ये दावा किया है कि बाबरी मस्जिद को गिराए जाने की जानकारी तत्कालीन राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा को थी। मुलायम सिंह की इस बात से तो यही लगता है कि एसपी सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव की खोई हुई याददाश्त लौट आई है, या उन्हें अचानक कोई ब्रह्म ज्ञान मिल गया कि बाबरी मस्जिद विध्वंस का ये राज देश को 21 साल बाद बता देना चाहिए। राष्ट्रपति जी शंकर दयाल समाधि थे, उनके पास हम लोग आए, उन्होंने कहा निश्चित मस्जिद गिरा करें। जानकारों की माने तो आईएएस दुर्गा के मामले में घिरी मुलायम सरकार कादलपुर और बाबरी मस्जिद की दीवारों को जोड़कर धर्म की राजनीति करने की तैयारी में है। मुलायम ने बाबरी का राग छेड़ इसका ठीक राह कांग्रेस और बीजेपी पर फोड़ दिया है। साथ इस बात की भी संकेत दे दिए कि चुनाव में वो अकेले दाल ठोकने को तैयार है। मॉनसून सत्र के दूसरे दिन आज दोनों सदनों में सीमा पर पाकिस्तानी सैनिकों के हमले की गूंज सुनाई दी। दोनों सदनों में चर्चा के दौरान विपक्ष ने सरकार पर तीखे तीर फेंके। सदन के दोनों सदनों में आज पाकिस्तानी सैनिकों के हमले की खबर छाई रही। बीजेपी समेत तमाम विरोधी दलों ने पाकिस्तान को लेकर सरकार की नीति पर सवाल खड़े किए। राज्यसभा में विपक्ष के नेता अरुण जेटली ने रक्षा मंत्री के एंटनी के बयान पर अफसोस जताते हुए कहा कि अब वक्त आ गया है कि पाकिस्तान के साथ विदेश नीति पर फिर से विचार किया जाए। And we, India must not sit in a laid-back manner and take these attacks lying down. I think time has come for us to give a befitting reply. समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो मुलायम सिंह ने पाकिस्तान और चीन को लेकर सरकार को आगाह किया। चीन और पाकिस्तान दोनों से खतरा है। 19 किलोमीटर कैंप लगा करके गए, वो वापस नहीं गए। वो किस तरह से आए फिर हमला करेंगे, उसको तरीका, उसका रास्ता पूरी तरह समझ करके लौट गए हैं। शिवसेना समेत लेफ्ट पार्टियों ने भी पाकिस्तानी सेना की करतूत पर सरकार को आड़े हाथों लिया। आने वाले दिनों में पाकिस्तान की सेना यहाँ तक घुस जाएगी
और हम कहेंगे कि सेना नहीं, ये टेररिस्ट है। हमने कहा आपको 2 जवानों के सर काटे गए, हम गुस्से का इजहार किया, आज भी हम गुस्से का इजहार कर रहे हैं, लेकिन हमारे गुस्से को कोई गंभीरता से नहीं लेता। पाकिस्तानी हमले पर चर्चा के दौरान सीमा पर चीन के घुसपैठ का मामला भी उठाया गया। पूरे सदन ने एक स्वर से चीन और पाकिस्तान के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। नियंत्रण रेखा का उल्लंघन कर भारतीय सैनिकों पर किए गए पाकिस्तानी हमले की रक्षा मंत्री ए के एंटनी ने निंदा की है। एंटनी ने कहा है कि पाकिस्तान सेना की पोशाक में आए थे 20 हथियारबंद हमलावर। एंटनी ने कहा कि भारतीय सेना ऐसी घटनाओं से निपटने और नियंत्रण रेखा की रक्षा के लिए पूरी तरह तैयार है। रक्षा मंत्री ने यह भी कहा कि पाकिस्तान ने इस साल अब तक 17 बार युद्ध विराम का उल्लंघन किया है। Government of India has lodged strong protest with Government of Pakistan through diplomatic channels. I assure the House that our army is fully ready. Don't disturb. I assure you that our army is fully ready to take all necessary steps to uphold the sanctity of LOC. रक्षा मंत्री के बयान के बाद विपक्षी नेता सवाल पूछने की इजाजत चाहते थे, लेकिन सवाल पूछने की इजाजत न मिलने पर उन्होंने हंगामा शुरू कर दिया और लोकसभा को बुधवार तक के लिए स्थगित कर दिया गया। रक्षा मंत्री एंटनी ने लोकसभा में बयान देते हुए कहा कि पाकिस्तानी सेना ने युद्ध विराम का उल्लंघन किया है। वहीं राज्यसभा में बीजेपी नेता अरुण जेटली ने रक्षा मंत्री के इस बयान पर सवाल खड़े किए हैं। पाकिस्तानी सरहद पे हमले पर रक्षा मंत्री ए के एंटनी ने दिया है विवादास्पद बयान। एंटनी ने कहा कि पाकिस्तानी फौज की वर्दी में आतंकियों ने हमला किया है। रक्षा मंत्री ए के एंटनी के बयान से नया विवाद खड़ा हो गया है। बीजेपी समेत कई दलों ने ए के एंटनी के उस बयान की निंदा की जिसमें उन्होंने सरहद पार से हमले में आतंकियों का हाथ होने की बात कही। दरअसल ए के एंटनी के बयान से पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर यह कहने में सहूलियत हो सकती है कि भारतीय फौजियों पर हमले में उसका हाथ नहीं था, बल्कि यह दहशतगर्दों की साजिश थी। खबरों के मुताबिक जिस हमले में हमारी सेना के 5 जवान शहीद हुए उसे हमारी सीमा के करीब 400 मीटर अंदर अंजाम दिया गया। सवाल ये कि अगर LOC को उस पार से हमलावर आए तो इसकी जवाबदेही से पाकिस्तान कैसे भाग सकता है। ऐसे में रक्षा मंत्री की तरफ से पाकिस्तान के खिलाफ कड़े बयान की उम्मीद की जा रही थी। Ambush was carried out by approximately 20 heavily armed terrorists, along with persons dressed in Pakistan Army uniforms. When you use an ambiguous phrase like persons dressed in Pakistan Army uniform, it obviously in the very first instance provides an escape route to Pakistan. रक्षा मंत्री ए के एंटनी के बयान को एक कूटनीतिक चूक के तौर पर देखा जा रहा है। माना जा रहा है कि पाकिस्तान हमले की जिम्मेदारी से बचने के लिए एंटनी के बयान को ढाल के तौर पर इस्तेमाल कर सकता है। सीमा पर पाकिस्तानी हमले से नाराज बीजेपी ने आज सदन में कांग्रेस पर बोला तीखा हमला। बीजेपी नेता यशवंत सिन्हा ने कांग्रेस से पूछा कि वो बताए कि उसका हाथ पाकिस्तान के साथ है या फिर भारत के साथ। पाकिस्तानी हमले पर कड़ी प्रतिक्रिया दर्ज करते हुए बीजेपी नेता यशवंत सिन्हा ने आज सदन में सरकार के साथ साथ कांग्रेस पर भी तंज कसा। यशवंत सिन्हा जिस वक्त सदन में बोल रहे थे, सदन में जमकर हंगामा हो रहा था। बीजेपी नेताओं ने कांग्रेस पर आरोप लगाया कि इस अहम मुद्दे पर जानबूझकर बीजेपी को बोलने से रोका जा रहा है, जबकि मुलायम सिंह के बयान के दौरान सभी चुप थे। हंगामे से नाराज यशवंत सिन्हा ने सवाल उठाया कि कांग्रेस अपनी स्थिति स्पष्ट करे, वो किसके साथ है, भारत के या फिर पाकिस्तान के। ये आज यहाँ स्पष्ट करें, कांग्रेस पार्टी पाकिस्तान के साथ है कि भारत के साथ है। बीजेपी नेता यशवंत सिन्हा ने कहा कि पाकिस्तान को उसी की भाषा में जवाब देने की जरूरत है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि भारतीय सेना में बहुत ताकत है, पर उसे असहाय कर दिया गया है। रेखा पर पाकिस्तानी हमले पर गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने साधा है सरकार पर निशाना। मोदी ने ट्वीट में सरकार पर सीमाओं की सुरक्षा में ढिलाई बरतने का आरोप लगाया है। गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तानी सैनिकों द्वारा भारतीय जवानों की हत्या को कायरतापूर्ण हरकत करार देते हुए केंद्र सरकार पर सीमाओं की सुरक्षा में कोताही बरतने का आरोप लगाया है। मोदी ने एक ट्वीट में कहा, पुंछ के चकंदाबाग इलाके में कल रात पाकिस्तान की ओर से कायरतापूर्ण हमला किया गया, जिसमें भारत के 5 सैनिकों की मौत हो गई। यह स्वीकार्य है। मोदी ने आगे लिखा है कि चीन की घुसपैठ से लेकर पाकिस्तान के हमले तक यूपीए सरकार भारतीय सीमाओं की सुरक्षा में ढिलाई बरतती आ रही है। केंद्र सरकार कब जागेगी? पाकिस्तानी हमले पर यूपीए चेयरपर्सन और कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कहा है कि भारत को धोखे के ऐसे हमलों से डराया नहीं जा सकता।
अपने लिखित बयान में कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी ने शहीद सैनिकों के परिवार के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की है। साथ ही उन्होंने कहा कि पूरा देश और उनकी पूरी पार्टी उनके साथ है। LOC पर पाकिस्तानी हमले में मारे गए भारतीय सैनिकों की खबर से गुस्से में है देश। संसद से लेकर सड़क तक गुस्से का उबाल फूट पड़ा है। इन 3 तस्वीरों से देश में फूटे उस गुस्से का अंदाजा लगाया जा सकता है जो पाकिस्तान के खिलाफ फूटा है। सड़क से लेकर संसद तक पूरा देश पाकिस्तान की इस नापाक हरकत पर थू थू कर रहा है। दरअसल पाकिस्तान की तरफ से जम्मू कश्मीर के पुंछ सेक्टर में हुई फायरिंग में 5 भारतीय जवान शहीद हो गए। जैसे ही आज ये खबर लोगों को पता चली, लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। पाकिस्तान के खिलाफ पुंछ में स्थानीय लोगों ने जबरदस्त विरोध किया। लोगों का कहना था कि अब बातचीत से काम नहीं चलने वाला, पाकिस्तान को करारा जवाब देने का वक्त आ गया है। वहीं भोपाल और जम्मू समेत देश के कई हिस्सों में लोगों ने कड़ा विरोध किया। भारत की सरकार कहाँ पे है? डिफेंस मिनिस्टर कहाँ पे है? हमारी ये मांग है डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री से कि वे पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दे। पाकिस्तान की इस कायराना हरकत से पूरा देश गुस्से में है। लोगों की मांग है कि सरकार पाकिस्तान को उसी की भाषा में जवाब दे। सीमा पर पाकिस्तानी सेना के हमले पर रक्षा मंत्री के बयान से नाराज बीजेपी युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने एंटनी के घर के बाहर जमकर हंगामा किया। कार्यकर्ता पाकिस्तान के खिलाफ ठोस कार्रवाई की मांग कर रहे थे। LOC पर पाकिस्तानी हमले के बाद देश गुस्से में है। बीजेपी युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने रक्षा मंत्री एंटनी के घर के बाहर जमकर प्रदर्शन किया। अनुराग ठाकुर के नेतृत्व में प्रदर्शनकारी यूपीए सरकार के खिलाफ नारे लगा रहे थे। उग्र होते प्रदर्शनकारियों को रोकने की कोशिश कर रही पुलिस ने इन पर वाटर कैनन का भी इस्तेमाल किया, लेकिन प्रदर्शनकारी एंटनी के घर के बाहर से जाने के लिए तैयार नहीं थे। LOC पर भारतीय चौकी पर किए गए पाकिस्तानी हमले में 5 जवान शहीद हो गए। बीजेपी का कहना है कि पिछले 6 महीने में सीमा पार से घुसपैठ की 60 बार से ज्यादा कोशिशें हो चुकी हैं, लेकिन भारत सरकार पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब नहीं दे रही। पाकिस्तान के खिलाफ संसद से लेकर सड़क तक लोगों में गुस्सा दिखाई दिया। युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने पाकिस्तान को उसी की भाषा में जवाब देने की मांग की। हालांकि उसके बाद कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। जम्मू कश्मीर के पुंछ सेक्टर में नियंत्रण रेखा पार कर मिलिटेंटों ने पाकिस्तानी सेना के साथ मिलकर भारतीय जवानों पर किया बड़ा हमला। पाकिस्तानी हमले में भारत के 5 जवान शहीद हो गए। नियंत्रण रेखा पार कर पाकिस्तानी हमले में मारे गए 5 जवान 21 बिहार रेजिमेंट के थे। पाकिस्तान के हमले में बिहार रेजिमेंट के प्रेमनाथ सिंह, शंभुनाथ शर्मा, मणिकुंडलिया, रविंद्रनाथ प्रसाद और विजय कुमार शहीद हो गए। खबर के मुताबिक आधी रात को 21 बिहार रेजिमेंट के 6 जवानों की एक टुकड़ी चकंदाबाग के पोस्ट से उत्तर दिशा में गश्त लगाने के लिए निकली थी। इस दौरान पाकिस्तानी सेना के साथ आतंकी LOC पार कर भारतीय सीमा में घुस आए। इन लोगों ने करीब 2:15 बजे सेना की टुकड़ी पर हमला बोल दिया। इस हमले में 5 जवान मौके पर ही शहीद हो गए और 1 जवान घायल हो गया। सूत्रों के मुताबिक ये हमला पाकिस्तान के बॉर्डर एक्शन टीम, जैश, लश्कर और हिजबुल का ज्वाइंट ऑपरेशन था। जिस इलाके में पोस्ट है वहाँ पर तारबंदी नहीं है। चकंदाबाग पोस्ट जंगल और दरिया के बीच है। गोलीबारी पोस्ट के बिल्कुल पास की गई थी। पाक सेना ने हमले से एक बार फिर अपना पल्ला झाड़ लिया है। पाक सेना का कहना है कि उसने भारतीय सेना पर हमला नहीं किया है। डॉलर के मुकाबले लगातार टूटता रुपया पाताल की गर्त में जा पहुंचा है। रुपये की गिरावट ने अब तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ 61 रुपए 80 पैसे जा पहुंचा है। शेयर बाजार में गिरावट और विदेशों में डॉलर में नरमी के बीच रुपए के भाव में गिरावट बदस्तूर जारी है। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया 61 रुपए 80 पैसे के स्तर पर टूट गया है, जो अब तक का रिकॉर्ड निचला स्तर है। पिछले 3 महीने में रुपया 12% लुढ़का है। पिछले हफ्ते रिजर्व बैंक ने रुपए को मजबूत करने के लिए कुछ कदम जरूर उठाए थे, लेकिन उनका कुछ ज्यादा असर नहीं हुआ। कमजोर होते रुपए की वजह से आम आदमी की जेब कटना तय है। रुपए में कमजोरी के कारण पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस के दाम बढ़ेंगे। तेल की कीमतों में इजाफे से माल ढुलाई बढ़ेगा। फलों सब्जियों के दाम और बढ़ेंगे। हवाई यात्रा महंगी हो जाएगी। डॉलर महंगा होने से विदेश में पढ़ाई महंगी हो जाएगी। टीवी, फ्रिज, मोबाइल, कंप्यूटर के भी दाम बढ़ेंगे। कार और ऑटो पार्ट्स महंगे होंगे। पहले ही महंगाई की मार झेल रही जनता को कहीं से राहत मिलती नहीं दिख रही। रुपये की इस भारी गिरावट को रोकने के लिए जल्द कदम नहीं उठाए गए तो हालात और बिगड़ेंगे। सीसीटीवी में चोरी होते या किसी अपराध को अंजाम देते आपने कई बार देखा होगा, लेकिन क्या कभी आपने सीसीटीवी को चोरी होते देखा है? मुंबई में बदमाशों ने कुछ ऐसी ही हरकत को अंजाम दे डाला। सीसीटीवी की ये तस्वीरें हैं मुंबई खार के एक बीजेपी कार्यालय के बाहर की। सीसीटीवी की तस्वीरों को गौर से देखिए। रात के वक्त सड़क पर सब कुछ शांत और सही नजर आ रहा है।
थोड़ी देर बाद कुछ लोग कैमरे के आगे से टहलते हुए निकलते हैं। अचानक एक हाथ सीसीटीवी के सामने आता है और तस्वीर वहीं फ्रीज हो जाती है। दरअसल सीसीटीवी अपनी जगह से हट चुका है और बदमाश इस पर हाथ साफ कर चुके हैं। खार में स्थित बीजेपी दफ्तर के बाहर सीसीटीवी इसलिए लगाई गई थी क्योंकि यहाँ रात के अंधेरे में जिस्म फरोशी जैसे गैर कानूनी काम होते थे। दफ्तर के बाहर कॉलगर्ल्स का अड्डा बन गया था, जिसकी वजह से यहाँ आसपास रहने वाले लोग परेशान थे और सीसीटीवी कैमरा लगने के बाद इस तरह की हरकतें बंद हो गई थी। यही वजह है कि बदमाशों की आंखों में ये मशीनी आंख खटकने लगी थी। सीसीटीवी कैमरे की वजह से ये सारे जो धंधे थे उनके काले धंधे वो बंद हो गए। तो ये भी एक कारण हो सकता है कि जिसकी वजह से सीसीटीवी कैमरा चोरी हुआ है। गैर कानूनी चीजों को रोकते रोकते सीसीटीवी बदमाशों का शिकार हो गया, लेकिन जाते जाते ये बदमाशों की तस्वीर पुलिस वालों को दे गया और अब पुलिस सीसीटीवी चोर की तलाश कर रही है। यूपी के चंदौली में बच्चियों को प्रताड़ित करने का संगीन मामला सामने आया है। स्कूल प्रशासन ने स्वतंत्रता दिवस परेड रिहर्सल के नाम पर जबरन परेड कराई, जिससे कई बच्चियों की हालत बिगड़ गई। अस्पताल के बेड पर बेसुध पड़ी इन बच्चियों को स्कूल प्रशासन ने इस कदर प्रताड़ित किया कि ये मासूम अस्पताल पहुंच गए। दरअसल स्वतंत्रता दिवस करीब है और यूपी के चंदौली के जवाहर नवोदय विद्यालय में इसी के मद्देनजर बड़े जोर शोर से परेड की तैयारियां चल रही हैं। ऐसे में आजादी की सालगिरह मनाने के जश्न में विद्यालय प्रशासन इस कदर निरंकुश हो गया कि इन मासूमों की हालत गुलामों से भी बदतर कर डाली। आरोप है कि परेड की तैयारियों में जुटी बच्चियां पहले से ही बीमार थी। बावजूद इसके सबसे कड़ी धूप में जबरन परेड कराया गया, जिससे बच्चियों की हालत खराब हो गई। कई बच्चियां निढाल होकर मैदान में ही गिर पड़ी। आनन फानन में बच्चियों को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया। मामले को तूल पकड़ता देख स्कूल प्रशासन ने चुप्पी साध ली है और अब कार्रवाई के नाम पर मामले की लीपापोती शुरू हो गई है। कहते हैं कुछ कर गुजरने का जज्बा हो तो कोई भी मुसीबत रास्ता नहीं रोक सकता। कुछ ऐसी कहानी है हरियाणा के रानी की। विश्व कप हॉकी टूर्नामेंट में 38 साल बाद भारत की झोली में कोई मेडल आया है। इस सपने को हकीकत बनाने का काम किया है देश की जूनियर महिला हॉकी टीम ने। इस जीत का सेहरा सजा कुरुक्षेत्र की रानी रामपाल के साथ। रानी ने बचपन से ही आर्थिक तंगी झेली। रानी रामपाल कुरुक्षेत्र जिले के एक छोटे से कस्बे शाहपुरा मकरंडा की रहने वाली है। पिता रामपाल तांगा चलाते हैं। महीने का गुजर बसर मुश्किल से होता है। रानी की अब तक की जिंदगी दिल में हसरतों को दबाते हुए गुजर गई। बचपन गरीबी और अभाव में बीता, लेकिन ये तमाम मुश्किलें भी रानी का हौसला नहीं तोड़ पाई। जर्मनी में हुए महिला हॉकी विश्व कप के ब्रॉन्ज मेडल के मुकाबले में रानी ने लगातार 3 गोल ठोके और इसके साथ ही वो बन गई प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट। क्रिकेट किंग महेंद्र सिंह धोनी के घर रांची में महिला फुटबॉल खिलाड़ियों के साथ हुई बदसलूकी। पासपोर्ट के लिए जन्म प्रमाण पत्र लेने गए महिला खिलाड़ियों को पीटा गया। हम लोग जब बस सर्टिफिकेट बनाने गए तो वहाँ ग्राम सेवक थे। फिर तो हम लोग वहाँ कुछ लड़कियां को झाड़ू करवाते थे। फिर वो प्लास्टिक वहाँ जमा होता था उसको फेंकवाते थे। फिर वो बहुत परेशान किया हम लोग को, कल आना पैसा भी मांगे थे कुछ। सुना आपने, ये है उस फुटबॉल टीम की दर्द दास्तां जिसने हाल ही में स्पेन में अंडर 14 गास्टेज कप में इतिहास रचा और तीसरे पायदान पर रही। स्पेन में तो उन खिलाड़ियों का जोर शोर से सम्मान हुआ, लेकिन अपना हुनर दिखाने से पहले इस टीम को अपने ही देश में जिल्लत का सामना करना पड़ा था। दरअसल स्पेन जाने से पहले इन खिलाड़ियों को पासपोर्ट की जरूरत थी। इसके लिए ये अपना जन्म प्रमाण पत्र बनवाने के लिए पंचायत कार्यालय पहुंची थी, लेकिन वहाँ इन्हें बेइज्जती का शिकार होना पड़ा। इस मामले पर राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कड़ी कार्रवाई का भरोसा दिया है। उनके पर कार्रवाई पहले ही हो चुकी है और ऐसी आगे से कोई भी घटना घटेगी निश्चित रूप से उनके जो भी पदाधिकारी इस पर शामिल होंगे उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। क्रिकेट को धर्म मानने वाले इस देश में दूसरे खेलों का क्या हाल है, यह किसी से छुपा नहीं है। सवाल उठता है कि इसके लिए कौन जिम्मेवार है।